हेलो, वेलकम टू द DSSB DSSB क्लासरूम। इस लेक्चर में हम सीखेंगे किस तरीके से हम 12 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ बना सकते हैं, और देखेंगे उसका बेसिक्स क्या है और किन फॉर्मूलों का बार बार यूज़ हो रहा है। तो उनमें हम देखेंगे कि किस अप्रोच को हम लेना है जिससे कि हम बेहतर से बेहतर अप्रोच लगाकर कम समय में क्वेश्चन को बना सकें। इसमें हम बेसिक्स भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ट्रिक्स पे काम करेंगे, बेसिक्स देखेंगे। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग हम कॉन्क्रीट बेस बना के चलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। ये TGT सोशल साइंस का जो 1 नवंबर को पेपर हुआ था, इसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए थे वो लिए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन कहता है, ए सॉलिड क्यूबॉइड है, उसकी डायमेंशन दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। उसे मेल्ट किया जाता है और बदला जाता है, रिकास्ट इनटू ए स्मॉल सॉलिड क्यूब्स ईच हैविंग एन एज लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच क्यूब्स कैन बी फॉर्म्ड। इस तरह के पहले तो क्वेश्चन को समझना है कि इसने क्या कहा है कि एक क्यूबॉइड है, उसे पिघलाया जाता है और एक क्यूब की फॉर्म में बनाया जाता है। ये देखो इस तरीके से है, एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है, इसे बनाया जाता है छोटे छोटे क्यूब्स में। ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले कि कितने छोटे छोटे क्यूब्स बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, अगर किसी भी चीज़ को पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, तो इसमें हमेशा वॉल्यूम का इस्तेमाल होता है। वॉल्यूम, हमेशा वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं। ठीक है ना। किसके वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे? जो दो चीज़ें हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि इसमें क्यूबॉइड को क्यूब्स में बदला गया है। तो सबसे पहले तो हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसे बदला गया है किसमें? क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड का क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। ठीक है। तो लेंथ कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 18 सेंटीमीटर और ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर। और इसे बदला गया है किसमें? 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू, हम अब इसने कहा हाउ मैनी सच क्यूब्स, तो कितने क्यूब्स? हम मान लेते हैं एक्स क्यूब बनाए जा सकते हैं। तो ये समझ में आया कि हमने इसके वॉल्यूम को कंपेयर किया है। हमेशा जब भी कोई चीज़ पिघलाकर बनाई जाए तो हमेशा उनके वॉल्यूम कंपेयर किए जाएंगे, और हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने कितने क्यूब्स बनाए जा सकते हैं। अब जैसे इसमें ये था, तो अब बस इसे काट देंगे। 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 5 3 15, 2 जा 30, x इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। इसका मतलब है कि जो इस क्यूबॉइड के जो वॉल्यूम होगा वो ऐसे 30 क्यूब्स के बराबर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। तो इससे ये तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। जब भी आए तो आप एक बात जान रखना, सीधा उनके वॉल्यूम कंपेयर कर देना। अब हमें कुछ फॉर्मूले जो इसके रिलेटेड आते हैं, इसे भी याद रखो। ये क्यूबॉइड है, ठीक है ना। जो क्यूबॉइड है उसमें 3-4 फॉर्मूले हैं, ये हमें पता होने चाहिए। जैसे वॉल्यूम क्या होता है इसका? L इंटू बी इंटू एच। और अक्सर पूछा जाता है इसमें कि टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है। टोटल सरफेस एरिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है इसका? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है वैसे? देखो, टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करता हूँ तो इसमें सारी, मतलब ऊपर की, नीचे की और चारों दीवारों की बात करते हैं। लेकिन अगर कर्व्ड की बात करते हैं तो सिर्फ चारों दीवारों की बात करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूँ, कर्व्ड सरफेस, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू L प्लस बी, ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन्हें याद रखना। और इसमें बात करूँ क्यूब्स में जो फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं, एक तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है। वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब, क्योंकि इसके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर होती है, तो ए मान लेते हैं तो ए क्यूब हो जाता है। ठीक है।
अगर मैं बात करूँ टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें 6 सरफेसेस हैं और हर सरफेस का जो एरिया है वो ए स्क्वायर होगा, तो कितना हो जाएगा 6a² हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया की, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, अब कर्व्ड सरफेस एरिया में चारों दीवारों की बात हो रही है तो 4a² हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये हो गया। और एक और क्वेश्चन आता है कि वो क्या करता है, इसका कभी कभी वो पूछ लेता है कि इसका, अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड में वो पूछ लेता है कि इसके डायगोनल क्या होगा, मतलब मैक्सिमम लॉन्गेस्ट स्टिक, इसे इस तरीके से भी बोला जाता है, लॉन्गेस्ट स्टिक दैट कैन बी इंसर्टेड। ठीक है ना, तो लॉन्गेस्ट स्टिक दैट कैन बी इंसर्टेड, ऐसे समझो, हिंदी में कहेंगे कि ऐसी छड़, ऐसी सबसे बड़ी लेंथ की छड़, मतलब मैक्सिमम लेंथ की छड़ जो इसमें फिट की जा सकती है, तो वो बात हमेशा कर रहा होगा किसकी, इसके डायगोनल की बात कर रहा होगा। ठीक है ना, इसके डायगोनल की बात कर रहा होगा। तो इसकी भी सेम होगा, इसका क्या होगा, इसमें इस तरीके से ही बोला जाएगा, इसके भी डायगोनल इस तरीके से बोला जाएगा। तो इसके डायगोनल की बात करूँ तो वो हो जाएगा l² + b² + h²। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके डायगोनल की बात करूँ, जिसे मैं d लिख देता हूँ यहाँ पे समझ जाना, तो इसका होगा √3a। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि इसके डायगोनल क्या होगा तो √3a, और इसका डायगोनल होगा l² + b² + h², रूट के अंदर। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये याद कर लो, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्रीन टाइम ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 फ्रेंड्स आर 6 घंटे से 4, 6 घंटे, 5, ये सब दे रखा है स्क्रीन टाइम से, मतलब वो कितने घंटे बेसिकली स्क्रीन का देखते हैं। ठीक है ना, व्हाट इज़ देयर एवरेज स्क्रीन टाइम, तो मैंने पहले ही बताया, एवरेज हमेशा बता रखा है कि एवरेज जो होता है, एवरेज होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है, सबको जोड़ना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो 6 4 10 5 15, 15 4 19, 19 और 10 39 और 6 5 11, ये कितना हो जाएगा। देखो अगर इस तरीके से जोड़ोगे ना, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के हिसाब से जोड़ना चाहिए। देखो 6 और 4 10, 10 हो गया, और अब देखो 5 और 5 10, 20 हो गया, अब 20 के बाद ये 30 हो गया, और ये 6 और 4 मिलके 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से जोड़ना चाहिए, तो 40 हो जाएगा। और हमेशा ये कितने फ्रेंड्स हैं, 8 फ्रेंड्स हैं। ठीक है ना, तो 8 5 जा 40, 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 इसका आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ पूछने वाला नहीं था, लेकिन एक चीज़ और है, चलो इसे आगे बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, इफ़ 25 पर्सन वर्किंग 10 आवर्स पर डे कैन कंप्लीट 2 यूनिट ऑफ वर्क इन 6 days, then how many days will 15 person working 9 hours per day take to complete 18 unit of the work। ठीक है, टाइम एंड वर्क का बेसिक्स का क्वेश्चन है। इसमें हमेशा यही पूछा जाता है कि 25 आदमी किसी काम को कर रहे हैं, 10 घंटे तक लगातार कर रहे हैं, 2 यूनिट काम कर लेते हैं, 6 दिन लगा देते हैं, तो बताओ। एक दूसरा ग्रुप होता है इसके अंदर कि 16 व्यक्ति हैं और ये 9 घंटे काम करते हैं, ये 18 यूनिट काम को कितने दिन में कर लेगा। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चनों में क्या होता है कि 2 ग्रुप दिए गए होते हैं, पहले ग्रुप से वो काम करवा देता है और दूसरे ग्रुप से वो कह देता है कि ये कितने में करेगा या कितने में ये कितने यूनिट काम कर लेंगे। तो हमेशा सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि m1 इंटू d1 इंटू h1 mdh/w। इसका मतलब क्या है, m फॉर नंबर ऑफ मैंस नंबर ऑफ मैंस आ सकता है, नंबर ऑफ चाइल्ड आ सकता है, नंबर ऑफ वीमेन आ सकता है, ये क्वेश्चन के हिसाब से। डेज कितने दिन में किया है, हावर्स कितने घंटे किया है, वर्क नीचे वर्क आएगा। ठीक है ना, तो mdh ऐसे याद कर लो, m2 इंटू d2 इंटू h2। ठीक है ना, अपॉन w2 या w1 रख लो, ये डिनोट करने के लिए है m1 m2। बस ये समझो ये पहला ग्रुप है जो इस काम को कर देता है, ये दूसरा ग्रुप है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हमें बस वैल्यू पुटअप करनी है जिसका पूछा गया है, जिसका बताया गया है, और जो नहीं पूछा गया उसे सिंपली वो रहने देना है और सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो 25 आदमी कर रहे हैं पहले ग्रुप में, और कितने घंटे तक काम करते हैं, 10 घंटे तक काम करते हैं। ये आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना यूनिट काम करते हैं, 2 यूनिट काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं,
6, तो देखो ये 10 घंटे काम कर रहे हैं, 6 दिन काम कर रहे हैं, तो 10 इंटू 6 इंटू 25, ठीक है, 10 इंटू 6 इंटू 25 कितने यूनिट काम कर रहे हैं। हमेशा काम को नीचे रखना है, ये गलती नहीं करनी, ठीक है ना। और दूसरा ग्रुप क्या है, दूसरा ग्रुप 15 आदमी है, 15 पर्सन है, और ये 9 घंटे काम कर रहे हैं। इन्हें काम कितना करना है, 18 यूनिट काम करना है। तो कितने इन्हें का टू कंप्लीट 18 वर्क्स पर हावर, ठीक है ना, 9 आवर्स काम करते तो कितने दिन में ख़त्म कर लें, एक्स मान लो, ठीक है। तो इसे सोल्व करना बस, 2 9 जा 18, 9 से 9 गया, तो 5 5 जो 25, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो ये आएगा 100, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। तो समझ में आया कि इसमें क्या करना था, बस इसका आंसर हो जाएगा 100। अब ये तो आसान क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का, लेकिन कभी कभी क्या करता है वो ये इसमें मैन भी इंक्लूड कर लेता है, वीमेन भी इंक्लूड कर लेता है, चाइल्ड भी इंक्लूड कर लेता है, ठीक है ना। अब वो डिपेंड करता है उसमें क्या होता है, हमें एफिशिएंसी देखनी होती है, एफिशिएंसी। तो अभी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है तो उसने कुछ बताया नहीं है, जब वो इंक्लूड करेगा तो इफिशिएंसी देगा, तो हमें डायरेक्टली उसकी जगह उसकी इफिशिएंसी यूज़ करनी है। ये क्वेश्चन आएगा तो मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ये, और एंड ए डिस्काउंट ऑफ 10% इज ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस टू मेक द नेट सेलिंग प्राइस 792, what additional percentage discount should be given on the already discounted price। तो कह रहा है कि मार्क प्राइस था और मार्क प्राइस दे दिया, उसने कहा कि 10% छूट दे दी हमने, ठीक है। मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, मतलब इतने पे उन्होंने मूल्य लगा रखा था कि इतने पे मैं बेचूंगा, लेकिन वो क्या करता है 10% का डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। अब दे दिया होगा, कुछ आया होगा, हमें नहीं पता क्या आया है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि ठीक है, लेकिन बात क्या है कि मैं 792 ही दूंगा, मतलब 792 में ही ये सेलिंग प्राइस आया इसका। तो कह रहा है कि जो भी प्राइस आया उस पर एडिशनल कितना डिस्काउंट और दिया जाए कि ये 792 हो जाए। तो सवाल समझ में आया कि एक मार्क प्राइस था 44,000, अब उस पर कोई डिस्काउंट दिया गया, हमेशा जो डिस्काउंट है मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो ठीक है। तो जब भी डिस्काउंट की बात हो रही होगी तो मार्क प्राइस दिमाग में आना चाहिए कि मार्क प्राइस पे इतना डिस्काउंट दिया 10%, तो देने के बाद क्या है कि वो कहता है नहीं इतने में नहीं, हमें 792 में ही बेचनी है चीज़ को, तो सेलिंग प्राइस अभी 792 में ही बिकना चाहिए। तो बता रहा है कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ कितने % की छूट दी गई होगी। तो करते हैं इस सवाल को, ठीक है। एक चीज़ और याद रखो, एक होता है मार्क प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, और एक होता है कॉस्ट प्राइस। मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखो जो मार्क प्राइस होता है ना, इस पर डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट % दिया जाता है, और वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। और जो सेलिंग प्राइस होता है ये कॉस्ट प्राइस से कुछ ज़्यादा या कुछ कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है। मार्क प्राइस अगर हमें डिस्काउंट % निकालना हो, तो इसका डिस्काउंट % निकालना हो तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसमें क्या होता है कि नीचे आता है मार्क प्राइस, ऊपर आती है जो फ़ायदा, जो हमने वैल्यू, जितना फ़ायदा या नुकसान हुआ है उस पर, ठीक है ना, MP पे। तो डिस्काउंट निकाल लेंगे इस तरीके से। अगर हमें निकालना होगा प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट और लॉस हमेशा याद रखना कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस पे लॉस या प्रॉफिट इंटू 100 आएगा, यहाँ परसेंटेज में बदलना है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये तो इसका बेसिक्स था। लेकिन इस सवाल को कैसे करेंगे, इस सवाल को करेंगे 44,000 रुपीज़ था, ठीक है, ये पहला मार्क प्राइस था। इसके बाद क्या करता है 10% का डिस्काउंट दे देता है, यहाँ 10% का डिस्काउंट दे दिया उनने, तो कितना हो जाएगा, जब वो 10% का डिस्काउंट देगा तो 4400 का 10% निकाल लो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि मार्क प्राइस अपने आप में 100% है, 10% का डिस्काउंट हुआ तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 90% ऑफ 44,000, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर ऐसे भी कर सकते हो 10% निकालो 44,000 का और उसमें से घटा दो। देखो दोनों तरीके मैं बता देता हूँ, या तो ऐसे कर सकते हो 44,000 है और इस पर हमें इसका सीधा 90% निकाल लो, 90/100 कर लो, इसका सीधा 90% आ जाएगा, तो वो वैल्यू आ जाएगी, काटोगे इससे तो आ जाएगी 10% के डिस्काउंट के बाद 9 4 36 39600, ठीक है। ये इतनी जल्दी कैसे हुआ, देखो 9 को हमें 44 से गुणा करना है, ठीक है। तो 9 को इंटू 4 इंटू 11 लिख लिया, 9 4 36 हो जाएगा ये। और जब भी किसी भी संख्या की गुणा 11 से की जाती है तो हमेशा क्या करते हैं 36 से
तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाली चीज़ यहाँ लिख लेंगे 6, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 9, और ये जो 3 है ऐसे ही लिख देंगे। तो ये इस तरीके से मैंने जल्दी गुणा करी, तो ये 11 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आना चाहिए हमें, ठीक है। तो 39600 हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 39600, ठीक है। अब वो कहता है इस पे भी डिस्काउंट दिया जाता है, मान लेते हैं X% का दिया जाता है, हमें नहीं पता कितना, यही निकालना है हमें, ठीक है। और ये 792 बनाना है। तो अब एक बात बताओ, 396 ये 39600 था और ये 792 ही रह गया, इसका मतलब डिस्काउंट तो अच्छा खासा दिया गया है, ठीक है। ये तो समझ में आ ही रहा है हमें। अब कितना दिया गया है, तो ये देखो 39600 792। अब मैंने इसको 100 कर दिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे तो बेसिकली क्या करना चाहिए, इसमें से घटाना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसमें क्या है कि क्योंकि मुझे पता है इसमें रेशियो मेथड ज़्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है ना। जैसे मैं रेशियो बनाऊँ 79600 और 792 का रेशियो बनाऊँ तो क्या आएगा, ये इसका लगभग कितना है, दुगना है, देखने से ही पता लग रहा है ये दुगना है। तो ये बनेगा 100 और 2 बनेगा। तो यहाँ साफ पता चल रहा है जो चीज़ 100 थी वो 2 ही रह गई, जो चीज़ 100 थी वो 2 ही रह गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो 98% से घट गई, इसका मतलब डिस्काउंट 98% होगा। अगर हम इसे 79600 में से 492 घटाएंगे 7 जैसे कि, और उसके बाद 79600 पे डिस्काउंट निकालेंगे तो काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें रेशियो लगा लेंगे, इसमें रेशियो बनाएंगे। 100 से चीज़ 2 हो गई, कोई चीज़ 100 रुपये की है मान लो और 2 रुपये की हो गई, तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये 98% तक घट गई। कैसे पता लगाते हैं, 100 में से 2 गया 98 और अपन 100 पे इंटू 100, तो ये साफ पता चल रहा है 98% तक चीज़ घट गई, ठीक है। 98 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को इसी तरीके से करेंगे, जब हमें लगे कि संख्या बड़ी है और हमें साफ दिख रहा है यहाँ कट रहा है, तो हम डिवाइड हो रहा है, तो हम रेशियो मेथड लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओडोमीटर ऑफ कार शोज 12,100 किलोमीटर एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी एंड ये 12,640 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द जर्नी, ठीक है। इफ़ द जर्नी टुक 6 आवर्स फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की बात हो रही है इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक बात बताऊं, एवरेज स्पीड जो होती है ना, मैंने कल भी बताया था, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड जो होती है ना, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन यहाँ पे तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, कितनी ट्रैवल करी। देखो ओडोमीटर क्या होता है, ये डिस्टेंस को नापने के काम आता है, ठीक है ना। तो उनने डायरेक्टली बता दिया कि 12,100 इनिशियल थी और वो बढ़ के हो गया 12,640। तो कितना बढ़ गया, तो आपको बताया 540 बढ़ गया। इसका मतलब 540 उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी 540। तो ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो 6, तो ये आएगा 6 9 जा 54, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर क्या होना चाहिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उन्होंने पूछा मीटर पर सेकंड में। मैंने कल भी बताया था कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हमें मीटर पर सेकंड में करना है तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। अब इसे याद कैसे रखना है, मैंने कल भी बताया था, जो किलोमीटर होता है और जो मीटर होता है, ठीक है ना। मीटर छोटी इकाई है, मतलब छोटी यूनिट है, तो हम क्या करते हैं, 5 छोटा होता है 18 बड़ा होता है। तो जब हमें छोटी में जाना है तो हमें 5/18 से गुणा करना है। छोटे में जाना है मतलब 5/18 से गुणा करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है, छोटे में जा रहे हैं मीटर में जा रहे हैं, तो 5/18 से गुणा कर देंगे। नहीं तो कन्फ्यूज़न होता है, बार बार बच्चे सोचते हैं कि किस से गुणा करना है। तो ये याद रखो, जिसमें जाना है हमें, अगर छोटी यूनिट में जाना है तो 5/18 से, बड़ी यूनिट में जाना है तो 18/5 से। तो 18 5 जो 90, 5 5 जो 25। इसका आंसर रहेगा मीटर 25 मीटर पर सेकंड। आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना कि मीटर पर सेकंड में चेंज करते समय किसका इस्तेमाल होता है। अब ये क्वेश्चन है रेशियो का, कि ए बी का रेशियो दे रखा, बी सी का, सी डी का, और ए बी सी डी का रेशियो पूछ लिया। अक्सर ऐसे क्वेश्चन में रेशियो मर्जिंग होती है, तो ए रेशियो बी यहाँ लिख लो, बी रेशियो सी लिख लो, सी रेशियो डी लिख लो। अब इसे कैसे सोल्व करते हैं, ए रेशियो बी है, ए रेशियो बी दे रखा 1:5, यहाँ पे देखो तो 1:5, इसके नीचे लिखते जाएंगे, मैं रेशियो मर्जिंग बता रहा हूँ, 4:5 लिख देंगे यहाँ, ठीक है। और यहाँ 5:7, यहाँ 5:7 लिख देंगे, ठीक है। अब जो भी
एम्प्टी स्पेस है ना, उसमें जो उसके सामने या आगे पीछे है वही लिखना होता है। जैसे यहाँ पे इस लाइन में देखो, इस ये लाइन है, इसमें देखो ये एम्प्टी स्पेस है, तो इसके सामने वाला 5 5 आ जाएगा। अब ये एम्प्टी स्पेस है, इसके सामने वाला 5 आ जाएगा। ये एम्प्टी स्पेस है तो इसके सामने 4 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये कॉपी होगा और यहाँ से ये कॉपी होगा। बस जो कट रहा है काट सकते हो, और हर लाइन में से जो कट रहा है काट सकते हो, नहीं कट रहा कोई बात नहीं। तो अब अगर देखो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, इसे निकाल सकते हैं सब में से कॉमन। ये बात याद रखना, काटते समय ऐसा ना हो कि आपने एक लाइन में से तो 5 काट दिया, दूसरी में वो था नहीं। हर लाइन में से कटेगा, हर लाइन में से कटेगा। तो ये 5 7 जो 35, 5 5 जो 25, 5 4 जो 20, 4 1 जो 4। तो आंसर हो जाएगा इसका 4:20 रेशियो 25 × 35। ठीक है, आप देखो पेपर में इतना समय तो होता नहीं, एग्जामिनर अब आप रेशियो मर्जिंग तब तक नहीं करोगे जब तक वो ये पर्टिकुलर रेशियो की वैल्यू नहीं देते। होता क्या है, रेशियो मर्ज हम तब करेंगे जब हमें पता है कि हमारा डायरेक्ट रेशियो नहीं दे रखा। अब 35 की वैल्यू बहुत बार कहता है 700 है, ठीक है, हमें इसकी पूछ लेता है एक ही, तो हमें रेशियो मर्ज करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन हम रेशियो मर्ज करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 1:B जो है 1:5 दे रखा है, ठीक है। तो जब भी रेशियो करो या मर्ज करो, रेशियो कभी चेंज नहीं होता। तो जब हम इसे 1:5 रखेंगे तो रेशियो की प्रॉपर्टी है कि 1:5 है। अब रेशियो में ऊपर 2 से गुणा कर लो या नीचे 2 से गुणा कर लो, कि कुछ भी कर लो, कभी चेंज ही नहीं होता, रेशियो अपने आप वही आ जाता है। तो जब हमें पता है कि इसमें कुछ भी हो रेशियो तो मेंटेन रहेगा, तो हम ये देखेंगे किस ऑप्शन में रेशियो हमारा मेंटेन है। देखो 1:5 है तो देख लो ए और बी, ये बी है, तो ये देखो इसमें 1:5 आ रहा है, 2 1 2, 2 10 20, ये तो नहीं है 1:5, तो ये आंसर नहीं है। बस हमें ये चेक करना है एग्जाम में। जैसे 4:20 दे रखा है, तो अगर काटोगे 4 1 4, 4 5 20, तो ये आंसर हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर हम ये चेक करें तो ये भी हो सकता है, अगर ये चेक करें तो ये नहीं हो सकता। अब एक बार हो गया कि ये तो बना नहीं, तो हम बी रेशियो सी चेक कर लेंगे 4:5। अब यहाँ देखो 4:5 आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर काटोगे 4 5 20 और ये 4 5 20, अब ये लिखेगा 4 5 5 25 आना चाहिए था ना, 5 4 20, 5 5 25 आना चाहिए। यहाँ देखो 5 4 20, 5 5 25, तो ये कंडीशन यहाँ पे लग रही है। तो हमें यही देखना है, हमें कभी भी रेशियो मर्ज करके नहीं देखना। जब हमें पता है, हमें सीधा ऑप्शन उठाना 1:5 है, आया ऑप्शन 1:5 है, यहाँ चेक करूँगा ये दोनों बन रहे हैं, ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों नहीं हो सकते। फिर मैं देखूँगा 4:5 है, ये बन रहा है 4:5, ठीक है, यही आंसर है, ये नहीं हो सकता। बस इतना करना है एग्जाम में, 10 से 12 सेकंड के अंदर ही सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, कभी भी रेशियो हम तभी मर्ज करेंगे जब हमें पर्टिकुलर रेशियो पे कोई वैल्यू दे रखी होगी, नहीं दे रखी तो मर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। P और Q टुगेदर कैन फिल ए टैंक 7 आवर्स, P alone can fill the tank in 14 hours, then how many hours can Q alone fill the tank? ठीक है, आसान क्वेश्चन है कि P और Q है टुगेदर एक साथ मिलकर 7 घंटे लेते हैं, और जो P है वो 14 घंटे लेता है। तो हमें बताना है कि Q कितने घंटे लेगा। देखो इसमें क्या है, मैंने बताया था टोटल वर्क निकालना है। पहले तो हमें दो ही चीज़ पे फोकस करना है, सबसे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी। अगर हम टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल लेते हैं किसी भी चीज़ की तो सवाल हो जाता है। अगर हम देखें टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके। मैंने बताया था कि एलसीएम हमेशा कैसे लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका है कि सबसे बड़ा जो नंबर है ना उसका पहाड़ा पर हो। 14 1 जा 14, 14 से 14 तो कटेगा ही, 7 भी कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो 14 इसका एलसीएम हो गया। अगर इफिशिएंसी निकालनी है तो 14 को इससे टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे, तो 14/14 करेंगे तो क्या आएगा 1, तो इसका मतलब पी की इफिशिएंसी आ गई 1। इसी तरीके से हम 14/7 करेंगे तो 7 2 14, इसकी इफिशिएंसी आ जाएगी 2, ठीक है। तो इसकी 2 इसकी 1। अब एक बात बताओ, P प्लस Q की इफिशिएंसी 2 है और P की इफिशिएंसी 1 है, तो Q की क्या आ जाएगी, Q की भी 1 आ जाएगी, Q की 1 आ जाएगी, P में से P गया 1, तो ये बचेगा, तो ये आ जाएगी 1। तो इसका मतलब इसकी इफिशिएंसी 1 है। इफिशिएंसी क्या होता है, एक दिन, एक घंटा, एक मिनट में किया गया काम, वो एफिशिएंसी होता है। अगर हम टोटल वर्क को जो कि 14 दे रखा है और इसकी इफिशिएंसी से डिवाइड कर दें Q की, तो हमारे पास आ जाएगा ये कि कितने दिनों में ये काम को पूरा कर लेगा। तो 14 बन जा 14 आ जाएगा इसमें, तो बस 14 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें हमेशा टाइम एंड वर्क में ये याद रखना है कि हमें टोटल वर्क, पहले कैसे टोटल वर्क निकालना है और उसकी इफिशिएंसी निकालनी है। जिससे काम करवाना है उसकी इफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है, और जिसने जो काम कर दिया उसकी इफिशिएंसी से वो घटा देना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे।
क्वेश्चन कहता है इन व्हाट रेशियो शुड ए शुगर कोस्टिंग ये 33 पर केजी बी मिक्स्ड विद शुगर कोस्टिंग 87 पर केजी सो दैट बाय मिक्सिंग द सेलिंग द मिक्सचर एट 90.2 पर केजी ए प्रॉफिट ऑफ 10% इज अर्न। ठीक है, ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। इसमें यही करता है, ये एक कहने का मतलब ये कॉन्क्रीट पैटर्न है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें समझने के लिए, बेसिक समझने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि उसमें क्या करेगा वो, एक तरह की शुगर, एक तरह के चावल, एक तरह की कोई भी क्वांटिटी को दूसरे तरह की क्वांटिटी में मिलाएगा और मिलाने के बाद एक क्वांटिटी बनाएगा और उस क्वांटिटी को वो किसी रखने के बाद उसे कितने परसेंट फ़ायदे या लॉस में बेचेगा। तो हमेशा हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा फर्स्ट क्वांटिटी को लिखेंगे 33 पर केजी, तो 33 पर केजी है। दूसरी क्वांटिटी लिखेंगे 87 पर केजी। बस हमें इस चीज़ का याद रखना है, पहले नीचे पहली क्वांटिटी लिखनी है, दूसरे के नीचे दूसरी क्वांटिटी लिख दी बस। अब दोबारा क्या करना है, यहाँ पे लिखनी है हमें तीसरी क्वांटिटी। यहाँ पे बात कर रहा है कॉस्ट प्राइस की, यहाँ बात कर रहा है कॉस्ट प्राइस की। हमेशा एलिगेशन जब भी लगाया जाता है तो सेम चीज़ों में लगाया जाता है। जब कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस में लगेगा, सेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस में लगेगा। अब एक बात बताओ, ये कहता है सेलिंग द मिक्सचर एट 90.2 पर केजी। यहाँ तो ये सेलिंग प्राइस है, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, तो हम ये सेलिंग प्राइस डायरेक्टली यहाँ नहीं रख सकते। मिक्सचर करने के बाद हमारे इतने रुपए में बिकता है, ठीक है। अगर ये कॉस्ट प्राइस होता तो हम डायरेक्टली यहाँ यूज़ कर सकते थे, इसे नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, देखो कॉस्ट प्राइस ऐसे निकालेंगे, देखो सेलिंग प्राइस दे रखा उनने 90.2 और हमें निकालना है क्या, कॉस्ट प्राइस। तो हमें ये देखना है कि प्रॉफिट कितना हुआ, 10%। मतलब कोई चीज़ 100 रुपये की थी, वो 110 रुपये की बिक गई, इसका मतलब ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो मतलब 110% की वैल्यू ये दे रखी है भाई। 10% का फ़ायदा हुआ, 100 रुपये की चीज़ थी, 100% की चीज़ थी, 110% में बिक रही है। अब 110% की वैल्यू उसने दे दी 90.2, तो हमें क्या करना है, 90.2 कितने परसेंट की वैल्यू है, 110% की वैल्यू। हमें कितने की निकालनी है, 100% की वैल्यू। बस पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे यहाँ से। कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 92/11, 11 8 जा 88 और 11 2 जा 11 8 जा 88 बचा 2, 11 2 जा, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा इसका 82। तो एक बार दोबारा बताता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उस पर 100%, मतलब मान लो कि 10% का फ़ायदा हुआ, 10% का फ़ायदा हुआ, इसका मतलब 100 रुपये की चीज़ 110 रुपये में बेची गई, सिंपल, ठीक है। अब जो 10% का फ़ायदा हुआ वो 110 हो गया, और जो 110 है वो जो सेलिंग प्राइस है वो 90.2 है वैल्यू में। हमें 90.2 की वैल्यू, 110% की वैल्यू दे रखी है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो 100% की वैल्यू हमने निकाल ली 82, 100% की वैल्यू निकाल ली हमने 82। तो अब हमें बस यहाँ पे 82 रख देना है। तो अब देखो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस। अब उसने यही तो पूछा है किस रेशियो में मिक्सचर करा जाए, तो इस रेशियो में मिक्सचर किया जाए। अब देखो इन तीनों में क्या करना होता है, ये देखना होता है कौन सा बड़ा है, एक क्रॉस बनाना होता है, और ये देखना है कौन सा बड़ा है। देखो 87 और 82 में से कौन सा बड़ा है, 87 बड़ा है, तो 87 में से 82 घटाया जाएगा, तो 87 में से 82 जाएगा तो 5 बचेगा। अब इसमें देखो 80, इसमें से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, 82 बड़ा है, तो 82 में से 33 घटाया जाएगा। 82 में से 33 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 और 2 9, और ये आएगा 49, ठीक है। तो ये इनका रेशियो आएगा। इसका मतलब है कि अगर वो व्यक्ति 33 रुपये पर केजी और 87 रुपये पर केजी की दो चीज़ें मिलाए और उसे 82 रुपीज़ में मिलने के बाद बन जाए, तब जाके जो रेशियो होगा, उनकी क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो ये होगा। इसका मतलब इतना सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। देखो इस पैटर्न को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो मैं एक बात बताता हूँ, देखो यहाँ कॉस्ट प्राइस आएगा, ठीक है, किसका, फर्स्ट क्वांटिटी का। फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ रखी जाएगी, फर्स्ट क्वांटिटी का क्या, प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मिक्स करने के बाद जो कॉस्ट प्राइस आएगा, वो अगर वो कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो हमें बनाना पड़ेगा वो कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अब इस तरह का कोई फॉर्मेशन बनेगा, इसमें से ये घटाया जाएगा या इसमें से ये, देखा जाएगा कौन सा बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वांटिटी आएगी x और यहाँ पे कोई क्वांटिटी आएगी इसमें से घटाने के बाद y।
इसी तरीके से ही चलता है। यहाँ पे जो क्वांटिटी रखी जाती है ये दोनों का एवरेज होती है, ये एक एवरेज का ही रूप है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो आती है, यहाँ क्वांटिटीज आती हैं, ठीक है, और यहाँ पे उसकी क्वांटिटी आएगा, यहाँ पे इसके नीचे इसकी क्वांटिटी आएगी और इसके नीचे इसकी क्वांटिटी आएगी, और वो इसी तरीके से पूछेगा। तो समझ में आ गया एक फॉर्मेशन। याद रखना कि यहाँ पे पहली क्वांटिटी, यहाँ पे दूसरी क्वांटिटी, यहाँ पे एवरेज क्वांटिटी, और इन्हें क्रॉस में से घटाएंगे तो ये जो रेशियो बनेगा ये इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट परसेंट इज 4% ऑफ ए नंबर अप्रोक्सीमेटली ऑफ 15% ऑफ द सेम नंबर, ठीक है। मतलब किसी संख्या का 4% उसी संख्या के 15% का लगभग कितना परसेंट है, ठीक है। किसी संख्या का, मान लेता हूँ 100, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, किसी संख्या का 4% मतलब 100 का 4% 4 ही होगा। अप्रोक्सीमेटली ऑफ 15% उसी के 50% का कितना परसेंट है। परसेंट को बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, बस इसे सोल्व कर देंगे। सोल्व करेंगे क्या आएगा, 400/15, तो 5 से काट लो पहले, तो 5 दिया 15 और यहाँ से 5 दिया 15 और 20 और 80/3, तो 3 6 जा 8 3 3 2 जा 6 सॉरी 3 2 जा 6 बचा 2 3 6 जा 18 26.67 के आसपास आएगा, ठीक है। देखो जब गुणा करा डिवाइड करा करो पॉइंट में तो ऑप्शन पे निगाह मार लिया करो एक बार कि ऑप्शन क्या है। देखो ये तो हो नहीं सकता, आपको पता ही है, इन दोनों में से एक हो सकता है, तो 26 आ गया तो मैं आगे सोल्व भी नहीं करूँगा, ठीक है ना, तो इतना ही कर लूँगा। और इसे बेसिक बताने की जरूरत नहीं क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास बेसिक है भी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इज अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 11% इफ द शॉपकीपर चार्जेस 1780 फॉर दिस आइटम व्हाट इज इट्स मार्क प्राइस, ठीक है। तो सिंपल है, मार्क प्राइस हम 100 मान लेंगे और 11% की छूट दे देता है, 11% की छूट देते हैं, 89 हो गया, ठीक है। अब उनने कह रखा है 89% की वैल्यू क्या है, 1780, हमें किसकी निकालनी है, 100% की, तो 1780 किसकी वैल्यू है, 89% की, हमें किसकी निकालनी है, 100% की। बस 8 दूनी 16, ये 2 8 दूनी 16 16 और 9 दूनी 18, 2 बारी में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2000, ठीक है। तो इस 2000 आ जाएगा। अब देखो ये तो है एकदम जो एग्ज़ाम में करोगे यही करना है। अब 11% का डिस्काउंट, ये देखो मैंने पहले ही बताया था कि डिस्काउंट है ना 11%, तो 11% डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है मार्क प्राइस पे। तो अगर मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया मतलब 11% किसी चीज़ को घटाया गया, मैंने मान लिया 100 चीज़ थी, 11% घटाया गया, अब मार्क प्राइस ही होगा ये, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है, तो मार्क प्राइस 100 होगा, 11% घटाया गया होगा वो 89% हो गया होगा अपने आप में। 100 का 11% घटा के 89 हो गया। अब उसने कहा है कि जो 1780 वो वैल्यू है, ये तो हमारी परसेंटेज में आई 1780, हमें निकालनी है वैल्यू में, तो वैल्यू में 100% की वैल्यू हो जाएगी 2000, बस ये ऐसे करना है, ठीक है। बस परसेंटेज में हमें ये देखना होता है कितने परसेंट की वैल्यू दी गई है और कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, बस हमें बस हमेशा ये देखना है कितने परसेंट की वैल्यू दी गई है और कितने परसेंट की वैल्यू पूछी है। अगर हम इतना समझ जाते हैं तो सवाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29,200 इज डिपॉजिटेड फॉर 2 years, 2 साल के लिए एट ए एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड एनुअली, ठीक है, एंड सिंपल इंटरेस्ट राउंडेड ऑन द डेसिमल। हिंदी में भी समझो, 29,200 रुपये की जो राशि है 8% वार्षिक बच की दर जो है 2 वर्षों के लिए दिया जाता है, जमा किया जाता है, दिया जाता है। तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज मैंने बताया कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसमें एक मेजर डिफरेंस क्या है, एक ही डिफरेंस होता है कि जो रेट होती है ना इनकी, रेट सिंपल इंटरेस्ट में रेट चेंज नहीं होती, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है वो पहले साल तो सेम रहती है रेट, लेकिन वो चेंज होती रहती है, आफ्टर 1 year इट विल बी चेंज, ठीक है ना। तो आपको यही देखना है कि देखो अब एक बात, तो कॉस्ट प्राइस 2 साल का है, सेलिंग प्राइस तो 2 साल का, मतलब पहले साल भी 8% दर रहेगी, दूसरे साल भी 8% रहेगी, तो सेलिंग प्राइस तो 8% 8% 16% हो जाएगा।
लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो पहले साल तो 8%, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ सॉरी, तो पहले साल तो 8% रहेगी, लेकिन दूसरे साल वो 8% नहीं रहेगी, वो 8% तो होगी दूसरे साल, पर 8% पे भी 8% होगी। देखो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लिया 100 चीज़ थी, 100 थी, ये वैल्यू 100 होती मान लो, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो 8% होती, मतलब 100 रुपये पे 8 रुपये देती अगर पहले साल। दूसरे साल की बात करूँ तो वो फिर 8 रुपये ही देती, लेकिन कॉस्ट प्राइस की बात करूँ, वो कंपाउंड इंटरेस्ट की, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे ये नहीं होने वाला, पहले साल तो 8 ही रहेगी, लेकिन दूसरे साल क्या होगा, वो 100 पे 8% तो आएगी आएगी, लेकिन प्लस 8% पे भी 8% आएगी, विच इज इक्वल टू 0.64। देखो 8% का 8% निकालो, 8/8/100 यही तो होगा, तो 0.64। तो कहने का मतलब है दूसरे साल जो रेट होगी वो 8.64 हो जाएगी। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि ये दोनों मिलके तो 16% बना रहे हैं, और ये दोनों मिलके बना रहे हैं 16.06, 16.64। एक बार मिटा देता हूँ, थोड़ा गंदा हो गया है, अभी दोबारा लिखते हैं। देखो मैंने यही बताया कि दोनों साल जो सिंपल इंटरेस्ट है तो सेम रहने वाला है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का केस ये नहीं है, वो हो जाने वाला है दोनों साल का मिला के 16.64। तो आपको पता है 16% ये, 16.64 ये, तो इसका मतलब डिफरेंस कितने का हो गया, 0.64 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब बस 0.64% की वैल्यू निकालनी है। मैंने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, एसआई हो, सीआई हो, या फिर प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज हो, हमें यही देखना है कि परसेंटेज की वैल्यू क्या है। हमें पता चल गई 100% की वैल्यू दे दी 29,200, और हमारा डिफरेंस जो बन रहा है 0.64% का बन रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर हमने इसकी वैल्यू निकाल ली तो बात बन जाएगी। तो बस अब हम 0.64% की वैल्यू निकालेंगे इसमें, तो क्या आएगा मतलब 29200 इंटू 0.64/100, ये करना है, बस इतना करना है। इतना करेंगे तो क्या आएगा, तो 0000 जाएगा, तो मतलब ज़्यादा सोचना नहीं है, ये जो है ना बस इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 290 जो 2 है उसे 64 से गुणा करनी है। डेसिमल वैसिमल छोड़ो, वो नंबर में ही पता चल जाता है। 4 2 8 और 9 4 36, 3 ये आ जाएगा 8611 इंटू 25, ये जाएगा 71, तो ये आएगा 88681। ठीक है, तो 3 ये आ गया। अब 2 पे पॉइंट लगेगा क्योंकि यहाँ पे देखो 2 पॉइंट है, तो 186.89 के आसपास आएगा, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेशन में आएगा। ठीक है, अब देखो हम पेपर में इतना नहीं करेंगे, इस सब समझाने के लिए था आपको कि परसेंटेज रेट कितने निकालें। हमेशा याद रखना, मैं बता देता हूँ, हमेशा याद रखना अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में 2 साल का डिफरेंस आए तो एक चीज़ याद रखो, R²/100 सिंपल, ये चीज़ याद रखनी है हमें। अगर एग्ज़ाम में तेज करना है तो कुछ चीज़ें याद भी रखनी पड़ती हैं। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो आप सिंपल ऐसे कर सकते हो, 100 मान के 8 पे कितना हो गया ये निकाल सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि 2 साल का अगर डिफरेंस है तो R²/100 उसकी रेट बनेगी। अब देखो R²/100 लिखते ही सवाल हो गया ख़त्म। R²/100 लिखोगे जैसी तो रेट क्या है, R इज़ रेट, R क्या दिखा रहा है, R दिखा रहा है रेट। ठीक है, रेट R क्या है यहाँ पे 8%, 8 इंटू 8/100 करेंगे तो ये आएगा 64/100, तो ये आएगा 0.64। ठीक है, इतना समझ में आया। तो मतलब 0.64% निकालना है। तो जैसे ही सवाल आता है आपको देखो कि 2 साल का डिफरेंस है, 8% है, तो बस तो आप करोगे 64/100 विच इज इक्वल टू 0.64, मतलब मुझे 0.64% की वैल्यू चाहिए, और हम गुणा कर देंगे सीधा और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन ए मैप इज 7 सेंटीमीटर। द स्केल ऑफ मैप इज 1:, ये दे रखा है रेशियो में। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब रेशियो में भी यही होता है, जैसे परसेंटेज में होता है कि हमें किसी परसेंटेज की वैल्यू दे रखी होती है और दूसरे परसेंटेज की वैल्यू पूछी जाती है, ऐसे रेशियो में होता है सेम, कि किसी एक रेशियो की वैल्यू दे दी जाती है और दूसरे की निकालनी होती है, बस इसमें सिंपली गुणा करना होता है। अब देखो ये बात बताओ, एक मैप है,
आपने देखा होगा इंडिया का मैप हो या कोई भी मैप हो, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन मैप तो इतना बड़ा नहीं बनाया जा सकता ना, तो एक स्केल यूज़ किया जाता है। स्केल मतलब उसके ही सिमिलर तरह का एक स्केल, मतलब जैसे मैं स्केल में लिख दूंगा कि मैं यहाँ पे 10 किलोमीटर को, 10 किलोमीटर जो है, 10 किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर को मैं दिखाऊंगा 1 सेंटीमीटर से, तो ठीक है, इसका मतलब मेरी समझ में आ गया, जहाँ जहाँ वो 1 सेंटीमीटर की दूरी होगी मैप पे छोटे वाले पे, वो 10 किलोमीटर की दूरी को एक्चुअली में दिखाएगा। तो इनने एक्चुअल डिस्टेंस के बारे में हमें पूछा है और हमें दे दिया है मैप का एक रेशियो, तो इसका मतलब 1:86857 ये दे दिया। तो ये तो एक्चुअल डिस्टेंस है ना, ये तो एक्चुअल डिस्टेंस है ना, किसके करस्पॉन्डिंग, किसके करस्पॉन्डिंग, 1 के करस्पॉन्डिंग। अगर वैल्यू 1 है तो ये है, लेकिन वो कहता है अगर वैल्यू 7 है तो बताओ मुझे, तो 7 है तो ठीक है, 868,557 इंटू 7 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर तो बहुत बड़ा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इनने दे रखा है इन किलोमीटर्स और दे रखा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, बस हमें गुणा करना है, सो सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। तो बस इसे गुणा कर देते हैं हम, गुणा करो चलो, 868,557 868,557 7 7 से 49 9 5 से 45 9 8 1 8 0 6, ठीक है, ये आ जाएगा। और जब गुणा कर लिया आपने तो इसके बाद क्या है, देखो ये तो आया सेंटीमीटर में, अब इसे किलोमीटर में करेंगे। देखो सेंटीमीटर एक, ये याद रखो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो हमें जाना था किलोमीटर में, अगर किलोमीटर में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो। अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे इसे। अब मीटर में आ गया, अब मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो फिर 1000 से गुणा करेंगे इंटू 1000, मतलब 1000 से फिर भाग करेंगे, तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5, तो ऊपर लगाएंगे 5 पे, जी 5 पे पॉइंट, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 60.81899, तो अप्रोक्सीमेटली में कहेंगे 60 पॉइंट कुछ, तो 60.8 इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस देखना था कि किस स्केल का इस्तेमाल किया गया, गुणा करनी थी और उसे किलोमीटर में चेंज करना था। किलोमीटर में चेंज करने के लिए मैंने बता दिया कि किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन परचेजेस 2 टाइप ऑफ पेंसिल, पेंसिल खरीदता है, 1 टाइप एट द रेट ऑफ 9 पेंसिल फॉर 8, ठीक है ना, मतलब 9 पेंसिल खरीदता 8 रुपये की, इसका मतलब है, एंड द अदर टाइप ऑफ एट द रेट ऑफ 8 पेंसिल 8 पर पेंसिल, मतलब 8 रुपये की एक पेंसिल दूसरे तरह की खरीदता है। इफ़ ही परचेजेज एन इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल, मतलब इससे भी इक्वल नंबर की खरीदता है, इससे भी इक्वल नंबर खरीदता है, और ईच टाइप एंड देन सोल्ड ऑल द पेंसिल एट द रेट ऑफ 6 पर पेंसिल, मतलब 6 पर पेंसिल, मतलब 1 रुपये की 6 रुपये की पर पेंसिल, मतलब 6 रुपये की एक पेंसिल बेच देता है। वाट वाज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो इसमें इसने इतनी सारी चीज़ें बोली, हमेशा हमें ये देखना है कि जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो या लॉस, हमें ये देखना है कि हमें क्या फ़ायदा हुआ, बस हमने इतना सब कुछ किया, हमें क्या फ़ायदा हुआ, और उसने पूछा हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें क्या फ़ायदा हुआ ये कैसे पता चलेगा, हमें ये देखना हमारा कितना खर्चा हो गया और हमने कितना कमाया, उसके बीच में क्या परसेंटेज डिफरेंस है, यही हमारा फ़ायदा है। तो हमें बस ये देखना है, ये नहीं देखना हमें कि ये 9 रुपीज़, हम इससे देखेंगे हमारा कितना खर्चा हुआ और हमने कितने में बेच दिया। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फर्स्ट तरह की है पेंसिल 9 रुपये की, यहाँ पे यूनिट लिख देता हूँ, यूनिट मतलब इतने चीज़ें खरीदी गई, ठीक है ना। 9 पेंसिल 8 रुपये की, 9 पेंसिल खरीदी कितने रुपए की, यहाँ रुपीज़ लिख देते हैं, 8 रुपये की 9 पेंसिल खरीदी। सेकंड टाइप की जो पेंसिल है वो कहता है 8 रुपये पर पेंसिल, मतलब एक, मतलब ये एक लिखना था मुझे, एक पेंसिल मतलब एक ही पेंसिल लिया उसने यहाँ पे 8 रुपये की, यहाँ हटा देते हैं इसे, यहाँ एक ही पेंसिल ले रहा है वो, कितने की, 8 रुपये की, ठीक है। अब बेग कितने की रहा है, यहाँ तो ये तो बना सब कॉस्ट प्राइस, ये सब पोर्शन हमारा बनाएगा कॉस्ट प्राइस को, ठीक है, ये बनाएगा कॉस्ट प्राइस को, ये तो हमने खरीदा था ना, ये तो हमने खर्चा कर दिया। अब सेलिंग प्राइस क्या है,
सेलिंग प्राइस है 6 पर पेंसिल, मतलब एक पेंसिल जो है इन्होंने एक पेंसिल 6 रुपये की बेची। अब हमें ये देखना कितना फ़ायदा हुआ बस। अब यहाँ 9 पेंसिल खरीद रहा है, यहाँ एक पेंसिल खरीद रहा है। अब उनने यहाँ कहा है कि दोनों बराबर पेंसिलें खरीदता है दोनों से, तो यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 बनाने के लिए 9 से गुणा कर दो, तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। तो इसका मतलब ये है कि 9 पेंसिल यहाँ से 9, 18 पेंसिलें उसने 8 और 72 कितना हो गया 80 रुपये में खरीदी। समझ गया। अब एक बात बताओ, 18 पेंसिलें खरीदी, 18 ही बेच देगा, तो 6 रुपये की एक बेच रहा है, तो 18 कितने की बेच देगा, 18 5 जा 90, 86 जा 108, 108 रुपये की बेच देगा। तो हमें ये पता चल गया कि ये तो हमारा खर्चा हुआ विच इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, और ये हमने 108 रुपये की सेलिंग प्राइस कर दिया 108 रुपये की। तो इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि 80 रुपये की चीज़ थी 108 की बेच दी, बस सिंपल सी बात है। तो 80 रुपये की चीज़ थी जो कि कॉस्ट प्राइस था, हमें फ़ायदा हुआ 18 रुपये का। यहाँ दिख रहा है ना 80 नंबर नहीं सॉरी 28 रुपये का फ़ायदा हुआ इंटू 100 बस। तो काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 5 4 7 जा 28 7 5 जा 35%। 35% इसका आंसर होगा। ठीक है। अब पेपर में इस तरीके से लिखोगे, देखो ये सुलझे हुए तरीके में लिखना होता है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है हम 72 गलत कर दें, गुणा में गलती कर दें। तो इस तरह के क्वेश्चनों को, क्योंकि इसमें 9 पेंसिल पर 3 चीज़ें रखनी, इससे सेकंड अटेम्प्ट में क्वेश्चन को करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एक अटेम्प्ट में हमें वही क्वेश्चन करना है जो हम 30 सेकंड्स के अंदर बना सकते हैं। ये 30 सेकंड्स के अंदर बन सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है और उसे सोल्व भी करना है और गलती भी ना हो। तो यू विल टेक 1 मिनट। 1 मिनट में अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो वेल एंड गुड कहेंगे इससे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल विच इज़ एलसीएम ऑफ 29 90 180 ये। तो एलसीएम निकालना है, बड़ा नंबर है तो अब कैसे करेंगे। देखो एलसीएम तो निकालना पड़ता है, एलसीएम आपको बहुत जगह लगाना पड़ता है, तो आपको आना तो चाहिए। देखो एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है एक तो। ठीक है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, एक कौन सा मेथड होता है, एक डिवीज़न मेथड भी होता है जो हम 6ठी 7वीं में करते थे ना, एक डिवीज़न मेथड भी होता है। डिवीज़न मेथड भी इस्तेमाल करते हैं, जो इस तरीके से करते हैं ना, 2 2 ऐसे करके करते थे। ठीक है, इस तरह के डिवीज़न करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, ये जरूरी है, इस पर डीएसएसबी कई बार सवाल भी पूछ चुका है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना आना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछता है वो डायरेक्ट भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं इस पे पूछे जाते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन नाम से पता चल रहा है, प्राइम मतलब प्राइम नंबर में तोड़ना है, फैक्टर करना है इन द फॉर्म ऑफ प्राइम, दैट इज कॉल्ड एज प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हमने कहा कि 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर में। प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कल ही बताए थे। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप से कटते हैं और किसी से नहीं कटते एक्सेप्ट 1। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखो प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो इसे तोड़ेंगे तो आएगा, देखो सिंपल तोड़ो पहले, 6 4 जा 24, जो दिमाग में आ रहा है पहले उसमें तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 जा 6 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ऐसे तोड़ लिया मैंने, ये प्राइम फैक्टर में। अब कोई भी नंबर यहाँ पे जो भी लिखा है ये प्राइम फैक्टर में है, मतलब प्राइम नंबर में 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 3 की पावर 1। ये प्राइम फैक्टराइजेशन में अब टूट चुका है। अब इतना दिमाग नहीं लगाना इसमें, मैं ये बताना चाह रहा हूँ बस कि प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ते कैसे हैं। आपने ये सीख लिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ते कैसे हैं। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया ये। ठीक है, अब मैंने कहा 36 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो 36 का करोगे तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, देखो 8 8 यहाँ पे क्या है, 2 2 4 2 8 8 9 जा, नहीं ये गलत हो गया, ये करना था हमें 72 हो गया, ये हमें ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो ये आएगा 4 2 4
4 9 जा 36, तो 3 की पावर 2 ये आएगा। अब देखो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं एलसीएम निकालने में, वो सीखना था। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ये, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ये। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम जो होता है ना, उसमें एलसीएम निकालने के लिए हमेशा जो प्राइम नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर ली जाती है। पावर क्या होती है, जो इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, ये जैसे 2 की पावर 3 है तो ये 3 इज ए पावर, ठीक है ना, पावर कह देंगे इससे, पावर, ठीक है। पावर होता है हाईएस्ट जो डिग्री होती है ना, हाईएस्ट जो उसके ऊपर चढ़ी हुई थी उसे ही पावर कह देते हैं। जैसे 2 की पावर 2, तो ये 2 इज ए पावर। देखो इसमें से 2 की पावर, देखो दोनों में से 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, किसकी है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो एलसीएम आएगी 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 3, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 में कौन सी ज़्यादा है, तो 3 की पावर 1 या 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो ये इसका हो जाएगा एलसीएम। अब मैंने ये क्यों बताया, सवाल इस तरीके से आता है, वो ये दे देगा 24 का और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन दे देगा और वो कहेगा कि 2 की पावर p है और इंटू 3 की पावर q है, और वो कह देगा p प्लस q की वैल्यू बताओ। तो आप इस प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही सवाल को कर सकते हो, और ये सवाल आता रहता है। तो p की वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट एलसीएम बोला गया है ना ये, तो यहाँ पे तुम कंपेयर करोगे, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और कंपेयर करोगे, 2 की पावर 3 आ रहा है तो मतलब p की जगह 3 है, तो p की वैल्यू हो गई 3, तो p की वैल्यू 3 प्लस q की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 और 3 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम को निकालते हैं। ये तो हो गया कंसेप्ट जो आपको आना चाहिए। अब इस सवाल को कैसे करोगे, देखो जब भी एलसीएम डायरेक्टली दे रखा है, मैंने तुम्हें बताया एलसीएम के थ्रू हमें किसी चीज़ को सोल्व नहीं करना, हमें सीधा एलसीएम बताना है। तो यहाँ पे ये देख लो, डिवीजन का इस्तेमाल कर लो ना, डिवीजन देखो ये नंबर, एलसीएम का मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब है वो संख्या उसके अंदर आनी चाहिए। अगर मैं इसका एलसीएम की बात करूं तो ये नंबर पूरी तरीके से इसके अंदर है, तो अगर ये सब नंबर, ये जो ऑप्शन है, ये इसका मतलब क्लियर है कि 29 इसके अंदर आएगा और 90 इसके अंदर आएगा, 90 से डिविजिबल होगा, ये कह सकते हैं 180 से डिविजिबल होगा, 261 से डिविजिबल होगा। अब अगर 90 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब 90 के कोई भी फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो अगर 90 का फैक्टर को तो 9 इंटू 10, इसका मतलब 9 की डिविजिबिलिटी मैं चेक कर सकता हूँ, इसका मतलब 9 से जो नंबर कटेगा वो कटेगा। तो अगर मैं इसे 9 से चेक करूँ, 9 की 9 8 17, 17 और 2 19, 19 और 5 24, तो ये तो नहीं कट रहा 9 से, 9 1 9, 9 2 18। 9 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 से कटता है तो वो पूरा नंबर भी 9 से कटेगा। अब इसमें देख लिया मैंने कि 9 से नहीं कट रहा, अब ये वाला चेक करो, 8 6 14, 14 और 2 16, 16 5 21, ये भी नहीं कट रहा, 9 से नहीं कट रहा है। अगर इसकी बात करूँ 3 4 5 5 10, ये 10 आ रहा है, ये भी नहीं कट रहा, 5 4 9 ये कट रहा है, तो यही इसका आंसर है। तो जैसे ही एग्जाम में आप देखोगे कि ये 9 का, आप देखो एग्जाम में तो इस सवाल को ऐसे भी करा सकता है, लास्ट में 0 है ना, तो इसका मतलब जो संख्या के लास्ट में 0 है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 10 से कटे और उसके लास्ट में 0 ना हो, ये तो आपको पता होना चाहिए। कि अगर मैं कहता हूँ कि 5000 वो 10 से कटता है, तो इसका मतलब है लास्ट में उसके 0 आना ही चाहिए, नहीं तो वो नहीं कट सकता, वो कंपलसरी है। तो इसमें आपको देखते ही पता चला लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब जो एलसीएम होगा उसमें 0 आएगा ही, तो आपको ये भी देखने की जरूरत नहीं, सीधा आप देखोगे एलसीएम निकालना, 9 लास्ट में 0 है तो इसका मतलब एलसीएम में भी 0 आएगा, तो आप सीधा 0 टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। लेकिन ये कंसेप्ट था, ये जानना जरूरी था आपके लिए। तो ठीक है, आगे से क्वेश्चन आए तो आप एलसीएम डायरेक्टली पूछा गया हो तो आप डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल करें। ज़्यादातर 9 की डिविजिबिलिटी यूज़ होती है, 9 का इस्तेमाल करें, 3 का इस्तेमाल कर सकते हो, 3 की और 9 की सेम ही होती है। सम ऑफ डिजिट अगर 9 से कटता है तो 9 से नंबर कटेगा, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कटता है, तो अगर ये 3 से कट रहा था तो 3 था, ठीक है ना। और 0 की डिविजिबिलिटी यही कहते हैं लास्ट में 0 आना ही चाहिए, तो लास्ट में 0 एक में ही था, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय इन्वेस्टेड 1560 in a bank at the rate of 4% per annum simple interest. What amount will he receive after 3 year? तो सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, 3 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा। देखो एसआई मैंने आपको बताया था कि एसआई का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ठीक है। कभी कभी ज़्यादा तेज बनने से कुछ नहीं होता, सिंपल फॉर्मूलों से चीज़ें हो जाती हैं, और डीएसएस में अक्सर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आते हैं, तो ये फॉर्मूले को दिमाग में रखो। एसआई जो होता है पीआरटी, और जो अमाउंट की बात होती है, जो अमाउंट होता है, अमाउंट याद रखो, अमाउंट क्या होता है, एसआई प्लस प्रिंसिपल, ठीक है ना। अमाउंट जो होता है एसआई प्लस प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल वही जो अमाउंट लिया गया था। आप एक बात बताओ, 1560 रुपये लिए गए थे और वो कह रहा कि
बताओ मुझे कि 3 साल बाद कितने देंगे, तो 187 देगा क्या? 187 कैसे दे देगा? 1560 तो लिए ही थे, नहीं दे सकता ना, ये भी नहीं दे सकता। तो आंसर तो इन दोनों में से है, ठीक है ना। इसे निकालना इतना मुश्किल नहीं है। आप देखो ऐसा ही निकालो सीधा, क्या आएगा? 3 × 4 इंटू टाइम क्या है इसका, प्रिंसिपल कितना 1560, आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, आपको पता ही होगा। मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, आगे पीछे रख के कर सकते हैं गुणा, ठीक है। तो इसका मतलब 3 चौक 12, 1560 का अगर हम 12% निकाल लें तो वो ऐसा ही हो जाएगा। 1560 का 12% इसका ऐसा ही होगा, ठीक है। पहले ऐसा ही निकालो इसका, 1560 का 12% मतलब, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप 12% निकालोगे, फिर आप उसमें 100% जोड़ोगे तो 112% हो गया। तो अब अगर डायरेक्टली इसका 112% निकाल लो, 156 का 1560 का 112% निकाल लो तो बात बन जाएगी। और अब यहाँ देखो 112% भी क्यों निकाल लो, सीधा 156 की 112 से गुणा करोगे ना तो आपको आंसर दिख जाएगा। तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस इसे करना है आपको। एग्जाम में देखना है 3 चौक 12, 12 मतलब अमाउंट पूछा है तो मतलब 112%, 1560 का 112% मतलब 156 की गुणा 112 में करनी है। तो इसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा ये देखना होगा हमें बस। तो 6 2 12, 2 5 10 11 1 2 1 2 3 और इंटू 6 5 1 2 7। अच्छा सॉरी, 1 मिनट रुक जाओ, नहीं गड़बड़ हो गई कुछ, क्या कर रहा है। करो गुणा करो, देखो क्या आता है। लास्ट 3 डिजिट से भी हो रहा है वैसे तो ये। 156 इंटू 112, 2 6 12, 2 5 10 11 का 1 हासिल 1 2 1 2 1 3, 1 6 6, 1 5 5 1 1 1 इंटू 1 6 6, 1 5 5 1 1 1 2 6 और 1 7, 5 3 8 और 6 14, 5 6 7, ये आएगा ये 154.2, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बता दी तुम्हें कि 3 चौक 12, 12% चाहिए अमाउंट चाहिए तो मतलब 112% हो जाएगा। 1560 की 112 में गुणा करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस आपको गुणा करनी है छोटी सी, आपका आंसर आ जाएगा। A person spent 50% of his monthly salary on the house rent. If he spent 607 per month on the vehicle, 2363 on the grocery and save 783, find his monthly salary. मंथली सैलरी निकालनी है बेसिकली। उन्होंने 50% तो यहाँ दे दिया, मैंने आपको बताया परसेंटेज में कुछ नहीं देखना, हमें ये देखना है कि कितने परसेंट की वैल्यू दी है और कितने परसेंट की उन्होंने पूछी है। उनने पूछ ली 100% की और 50% उनने खर्च कर दिया सैलरी का, और पूछ रहा है कि बताओ 100% की क्या वैल्यू होगी। आपको पता होना चाहिए ये और ये जो 3 चीज़ है ना, 50% तो यहाँ पे आ गया और जो बचा हुआ 50% है वो ये तीनों है, ये तीनों 50% है। तो 607 783 और 2363, तो 7 3 10 3 13, 8 6 14, 15 का 5, 6 7 13 14 और 14 3 17, तो 3753 मतलब 3753 इज ए वैल्यू ऑफ 50%। आपको 100% की वैल्यू पूछी है, इसका मतलब इसका दुगना, मस्त इसका दुगना करो, क्या आएगा देखो। इसका दुगना करोगे आप 3753, 2 3 6, सॉरी 2 5 10 की 0, 7 2 14 15 का 5, 2 6 7 7560, ये आंसर होगा। अब मैंने पूरा क्यों निकाला, क्योंकि मैं श्योर करना चाहता था, मैं गलती नहीं करना चाहता था। यहाँ पे मुझे साफ पता चल रहा है 3 में 5 यूनिट डिजिट हैं लेकिन एक में ही 6 है, तो इसलिए मैंने श्योर किया। अगर एक में ही 5 6 नहीं होती और दूसरी अलग होती तो मैं चेक नहीं करता। आप यहाँ पे देखने से पता लगा था 2 3 6 लास्ट में 6 आएगा, लेकिन फिर भी मैंने पूरा किया क्योंकि क्वेश्चन आसान है। अगर आप यूनिट डिजिट के चक्कर में, एक डिजिट के चक्कर में गलती कर दोगे तो इतनी बड़ी गलती करना ठीक नहीं रहेगा। इसलिए यूनिट डिजिट देखो, लेकिन यूनिट डिजिट हमेशा उस क्वेश्चन में देखो जब क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो और उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो। अब आपको पता है इसमें एक तो कैलकुलेशन है, वो भी आप यूनिट डिजिट से करोगे तो बस,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज 26 एंड 156 रेस्पेक्टिवली, इफ वन ऑफ द नंबर इज 52 फाइंड द अदर नंबर। सिंपल फॉर्मूला, इस पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वो HCF LCM से क्वेश्चन पूछता है तो वो यही पूछता है, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन करा लेगा आपसे, या फिर डायरेक्ट LCM HCF दे देगा, या फिर वो ये इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट नंबर विच इज़ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बस ये इसका फॉर्मूला है, याद कर लो, इसे लिख लो कहीं पे, बार बार इस्तेमाल होता है, आपका एक नंबर पक्का है, इसे कर लो। HCF क्या है इसका 26, LCM कितना 156 इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट या सेकंड कोई सा भी, वन ऑफ द नंबर कोई सा भी कह सकते हैं, 52 इंटू एक्स। बस तो इसे सॉल्व करेंगे, 26 दूनी 52, 2 2 7 14 2 8 78, इसका आंसर हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला तो आपको पता है, देखो आपको सवाल करने के लिए बस इतना जानना जरूरी है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये ऐसा फॉर्मूला ये बना क्यों, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। देखो जब मैंने अभी बताया था, जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो क्या होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में जो LCM होता है ना, उसमें सारी हाईएस्ट पावर ली जाती हैं, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर ली जाती हैं। और जो HCF होता है उसमें सारी लोएस्ट पावर ली जाती हैं, लोएस्ट पावर ली जाती हैं, ठीक है। तो होता क्या है, LCM में तो सारी हाईएस्ट पावर आ जाती है डिजिट की, प्राइम नंबर की, और HCF में सारी लोएस्ट पावर आ जाती हैं। तो बेसिकली HCF और LCM में सभी कुछ आ जाता है जो उनके प्रोडक्ट में अवेलेबल होता है। तो ये फॉर्मूला वहीं से बना है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर या फिर कोई भी एक दोनों नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है ना, याद रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड लेंथ इज 17 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा, साइड दे रखी है, और आपको सीधा एरिया पूछा है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, मैंने कल बताया था कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, उसका जो एरिया होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, बस √3/4a², बस इसे याद रखना था। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये फॉर्मूला लगाना है। देखो √3/4 इंटू 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, इससे ज़्यादा ये सोल्व भी नहीं होगा, तो आंसर इसी फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। अब एक तो ये फॉर्मूला हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का कल भी देखा था, उसमें पूछी जा रहे थे क्वेश्चन, तो इसे याद रख लो, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में कुछ चीज़ पता होनी चाहिए, बार बार पूछी जाती है। देखो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड बराबर होती है, मतलब ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा, मतलब तीनों साइड बराबर होगी, ठीक है। इसके कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे इसका जो पेरीमीटर है, सबसे पहली बात तो पेरीमीटर, जो पेरीमीटर है उसका क्या होगा, पेरीमीटर समझो, पेरीमीटर होता क्या है। देखो ये चीज़ है ना, ये जो चारों तरफ का एरिया, जो ये बाउंड्री है ना, बाउंड्री, ये इसका पेरीमीटर होता है। अब एक बात बताओ, पेरीमीटर ए तो ए कितना हो जाएगा 3a, समझना जरूरी है, ठीक है, 3a। अगर मैं बात करता हूँ इसके एरिया की, एरिया जो कि अभी पूछा गया था, याद रखो √3/4a²। आप इसे हीरोन्स फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट आपको आंसर देता है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया। अब एक इसकी होती है हाइट, हाइट जो होती है वो यहाँ से डाली जाए, ये जो इसकी होती है ये हाइट होती है। अब एक बात जान रखना, हाइट हो, परपेंडिकुलर हो, एंगल बाइसेक्टर हो, ज़्यादा नहीं, बस इतना याद रखो, एंगल बाइसेक्टर मतलब दो हिस्सों में काटता हो, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर हो, हाइट हो, कुछ भी पूछे, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाइट, एल्टीट्यूड, ये सब एक ही होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल मतलब सब कुछ सेम, तो उसकी सारी चीज़ें एक ही जगह लाई करती हैं। तो हमेशा पूछा जाए हाइट हो, हाइट पूछ ले वो, या एंगल बाइसेक्टर पूछ ले, एंगल बाइसेक्टर वो पूछता नहीं है, फिर भी याद रखो। एक मिनट एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड पहले लिखो, क्योंकि एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड लिखो, क्योंकि एल्टीट्यूड और
यही पूछेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर वो नहीं पूछता है आपसे जनरली। तो आप ये याद रखो, ये होता है √3/2a। अब याद करने का तरीका क्या है, देखो क्योंकि ये एरिया है, यहाँ a² आएगा, और ये हाइट है, सिंगल यूनिट है, तो a आएगा। √3/2a, √3/4a², पेरीमीटर एल्टीट्यूड। अब एक और चीज़ होती है, इसकी एक इन रेडियस होती है, इन रेडियस मतलब अंदर वाली जो रेडियस होती है, एक आउटर रेडियस होती है। बस इनके और फॉर्मूले याद रख लो, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने का। ये जो r होती है, ये होती है a/√3, और जो इंटरनल वाली होती है इसे क्या कहते हैं, ये बड़ी r है, ठीक है, इसे कहते हैं सरकम रेडियस। सरकम रेडियस ये जो लिखवा रहा हूँ इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये मत सोचना कि ये आता नहीं है, आता है इसलिए बोल रहा हूँ। सरकम रेडियस और ये एक इन रेडियस। आपको 20 क्वेश्चन में ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो ये याद रखना, बस इन 20 क्वेश्चन को आपने तसल्ली से बना लिया कंसेप्ट को, तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इन रेडियस ये होता है और रेडियस ये होता है, तो आपका ये खत्म हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। बस ये याद रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया का, पेरीमीटर, हाइट, इन रेडियस और सरकम रेडियस, बस 4 फॉर्मूले हैं, ये याद रख लो, इससे बाहर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर एम ट्रेवल्स 304 किलोमीटर एंड 280 किलोमीटर एंड 690 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 19, 35 एंड 23। तो उसने पूछा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जैसा कि मैंने बताया था, जो एवरेज स्पीड होती है, अभी बताया था, एवरेज स्पीड जो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, अब टोटल डिस्टेंस देखो 306, मतलब वो ये कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को समझो कि वो क्या करता है, 304 किलोमीटर की रफ्तार से, 304 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। 280 वो 35 की से चलता है, 690 वो 23 से चलता है। तो बताओ कुल मिला के मेरी स्पीड क्या रही होगी, एवरेज स्पीड, ठीक है ना। तो बस हमें पहले तो इसकी डिस्टेंस निकालनी होगी। डिस्टेंस 304, 280, 690 कितना हो जाएगा, 3, 2, 5, 6, 9, 900, 8, 7, 8, 9, 17, 1000, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1274, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो ये आ गई। अब टाइम, टाइम तो यहाँ दे नहीं रखा, टाइम तो यहाँ दे नहीं रखा, टाइम कैसे निकलेगा, टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस 304 है, यहाँ पे टाइम निकालना है 304 अपॉन 19। यहाँ से कुछ टाइम आएगा, यहाँ कुछ टाइम लगा होगा, यहाँ कुछ टाइम लगा होगा, और यहाँ कुछ टाइम लगा होगा, ठीक है। ये तीन ही तो सेक्शन में उसने डिवाइड करके ट्रैवल किया है। तो इसे काटोगे तो क्या आएगा, 19 × 19, 19, 6 × 114, 16 तो यहाँ लग गया, 35, 8, 280 और 23, 69, ठीक है। तो ये टोटल टाइम लग गया कि उसका कितना लग गया, ये लग गया 16, 8, 24, 30, 54, ठीक है। अब इसे काट दो, बस इसे काटोगे क्या आएगा, 54 एकम 54, 54 दिनों 108, 108 बचेगा कितना, 194, 132, 108 के बाद कितना बचेगा हमारा, 8, 19, 194, 194 कितना बचेगा, 3 जा, ठीक है। और ये बचेगा हमारा 32/54, ठीक है। अब 32 यहाँ पे देखो आंसर क्या है, यहाँ तो ये वाला ये आंसर, तो क्योंकि ये काटोगे और सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 16/27, तो ये जाएगा 27 सही, 16/27, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये, ठीक। तो याद रखना, एवरेज स्पीड निकालनी हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। यहाँ टोटल डिस्टेंस निकाल ली तीनों को जोड़ के, और जो हर सेक्शन में लगा टाइम था वो निकाल लिया, सबको जोड़ा और डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारी एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है पाई चार्ट पे, इसे कहते हैं पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट इसे कहते हैं, याद रखना। द फॉलोइंग पाई चार्ट है, शोज करता है डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा इन डिग्रीज में दे रखा है, डिग्रीज में, ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन 5 डिफरेंट ब्रांचेस, 5 ब्रांचेस दे रखी हैं, 5 B1 B2 ऑन ए कंपनी। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज़ 1800। तो कुछ मैंने बताया डिग्री में दे रखा है, टोटल वो दे दिया उसने,
तो हमें बताना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ब्रांच B2 एंड B4। बस रेशियो हो, परसेंटेज हो, या फिर पाई चार्ट हो, कुछ भी हो, इसमें सब में किसी एक डिग्री की, किसी परसेंटेज की, या फिर किसी भी एक चीज़ की वैल्यू देता है और दूसरी चीज़ की पूछ लेता है। यहाँ पर उसने कहा है कि पाई चार्ट है, हमारे पास पाई चार्ट है। अब पाई चार्ट कह रखा है डिग्री में दे रखा है, वो परसेंटेज में भी दे देता है पाई चार्ट में, अभी डिग्री में दे रखा है। तो जब डिग्री में दे रखा है तो डिग्री में एक सर्कल का पूरा होती है डिग्री 360 डिग्री होता है। अब ये तो 360 को डिनोट कर रहा है, या 1800 से डिनोट करवा रहा है। यहाँ देखो कह रखा है ना टोटल एम्प्लॉय 1800 है, तो इसमें इसने बंटवारा कर दिया। अब हमें पूछ रखा है B2 और B4, तो यहाँ पे देखो B2 क्या करस्पॉन्ड कर रहा है 82, तो 82 आएगा, तो 82 प्लस अब B4 को क्या करस्पॉन्ड कर रहा है 66 करस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ 66 है ना देखो, तो यहाँ 66 आएगा। इसका मतलब ये है कि 8 से 14 और 148 डिग्री। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि मुझे 360 की वैल्यू तो मैंने दे दी 1800, आप मुझे 148 डिग्री की बता दो, बस क्वेश्चन ये कह रहा है। तो बस हमें क्या करना है, तो यहाँ देखो 1800 जो वैल्यू है वो है 360 डिग्री की, हमें किसकी निकालनी है 148 डिग्री की। बस इतना करना था क्वेश्चन को देखते ही। आप इसे काटोगे तो क्या आएगा 36 पंजे 180 और 148 इंटू 5 करना है। देखो 148 को कभी 5 से गुणा करना हो ना, 5 से गुणा मत करो, 2 से भाग करो, इसे भी 2 से गुणा कर लो और नीचे भी 2 से गुणा कर लो, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, जब मैं इसे 2 से काटूंगा तो 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, और ये तो मिलके 10 ही बन जाएगा, 5 2 जा 10, तो 740 इसका आंसर आ जाएगा। जब भी आपको 5 से गुणा करना हो तो 5 से गुणा कभी मत करो, 2 से भाग करो और पीछे एक जीरो लगा दो। कहने का मतलब ये है कि दोनों हमने ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 से गुणा कर लिया, तो इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा 740। ठीक है, समझ में आया। याद रखना पाई चार्ट में वो किसी डिग्री से किसी एक्चुअल वैल्यू को कंपेयर करके दे देता है, और आपसे पूछ लेता है किसी दो, यहाँ पे वो ये भी पूछ सकता था B1 और B2 के बीच में डिफरेंस बताओ, तो आपको सिंपली डिफरेंस निकालना था और उस डिग्री के करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू निकाल देनी थी। वो परसेंटेज में भी पूछ सकता है, पर लेकिन अगर परसेंटेज में पूछे तो कभी भी किसी भी परसेंटेज में क्या होता है एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। अब मैं कहूँ यहाँ पर, मैं कहूँ कि जो B1 है वो B1 जो है उसका कितना परसेंट B3 है, तो आपको यहाँ एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल रख लेना है, क्योंकि वो परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज में फ़र्क नहीं पड़ता। आप नीचे रखोगे ये, ऊपर रखोगे इसकी इंटू 100, बस इसका मतलब साफ पता चला 40%। ठीक है ना। तो हमेशा जब भी इस तरीके से कंपेयर करें परसेंटेज में तो हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब अगर वो एक्चुअल वैल्यू पूछता है तो हमें निकालने की जरूरत है। तो यहाँ पर उन्होंने एक्चुअल वैल्यू पूछी थी 148 डिग्री की करस्पॉन्डिंग, तो हमने निकाल दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहना। और ये देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन सारे आए हुए क्वेश्चन हैं और इन्हें आप 12 मिनट के अंदर कंप्लीट सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना। तो जिस मेथड्स को मैं बता रहा हूँ उन्हें फॉलो करते रहो। और आज के लिए इतना ही, ओके।